वेलकम बच्चों। आज के वीडियो का टॉपिक है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने किस प्रकार से अपनी एक थ्योरी दी, जिसके आधार पर उसने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया। तो इस थ्योरी में उसने क्या क्या अजम्पशन किए और उनसे क्या मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला, जिसके द्वारा वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कर पाया। तो वो सब चीजें हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इससे पहले आपने पढ़ा था पहले वीडियो में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और एक्सपेरिमेंट किए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर तो उससे कुछ लॉज निकल के आए, 5 लॉज। अब उनको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन कोई भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आइंस्टीन ने ये माना कि आइंस्टीन से पहले हमें पता है कि प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को, एनर्जी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ये माना था कि जो हीट रेडिएशन होते हैं वो कंटिन्यूस ना होकर पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटा सिद्धांत को, क्वांटा मतलब कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होकर पैकेट्स के रूप में है, उसको को प्रकाश ऊर्जा के लिए भी माना। तो आइंस्टीन ने माना कि जो लाइट एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। जिसे हम फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, व एच, स्मॉल एच, प्लैंक नियतांक है।
तो जिस प्रकार से जो रेडिएशन एनर्जी है वो पैकेट्स के रूप में चलती है, आइंस्टीन ने ये मान लिया कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो भी पैकेट्स के रूप में चलती है और एक पैकेट की ऊर्जा एच न्यू होगी। इसके अलावा उसने ये माना कि एक फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा पृष्ठ के एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा। अथवा कुछ भी ऊर्जा नहीं देगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो फोटोन है अपनी ऊर्जा का कुछ भाग तो दे दे और बाकी भाग अपने बचाए रखे। देगा तो टोटल एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं देगा। तो उसके बेसिक असम्पशन हुए कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लाइट एनर्जी चलती है। एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू होगी और जब फोटोन या लाइट किसी सरफेस पर आएगी तो वो अपनी सारी ऊर्जा पृष्ठ के एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, एक से ज्यादा को नहीं देगा। अब इन दोनों के आधार पर आइंस्टीन ने कहा, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई मेटलिक सरफेस है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी मेटल के अंदर स्थिर पॉजिटिव आयंस होते हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जो घूमने के लिए तो फ्री होते हैं लेकिन इतने भी फ्री नहीं होते कि सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाए। जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर जितने भी ये पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो इन पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इनके ऊपर नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है और जो सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर दूरी की वजह से अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव आयंस की कम हो जाएगी और जो इससे नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है जो कि सरफेस के काफी अंदर हैं वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और जो सरफेस पर हैं जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर 2 वो कंपैरेटिवली इजीली सरफेस से बाहर निकल सकता है। तो अब क्या होता है कि जब कोई लाइट एनर्जी फोटॉन्स के रूप में आती है, या तो वो ऊपर के इलेक्ट्रॉन को मिल जाए या अंदर के इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो वो अपनी सारी जो ऊर्जा है एच न्यू वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगी। तो आइंस्टीन ने ये माना कि जो पूरी की पूरी ऊर्जा है एच न्यू ये दो भागों में खर्च होगी। नंबर एक, फोटॉन की ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन को सतह से सरफेस से
बाहर निकालने में खर्च होगा। जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर होगा उसे निकालने में उतनी ही ज़्यादा खर्च होगी। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा लगेगी। और जो इलेक्ट्रॉन सतह पर होगा, सतह वाले यानी सरफेस पर होगा बिल्कुल ऊपर की तरफ, सतह वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस न्यूनतम ऊर्जा को उस सरफेस का कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो शेष ऊर्जा बची वो किस कार्य में आएगी कि ऊर्जा का कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन को इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गया, जो अंदर की ओर आकर्षण बल लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर के जो स्थिर आयन है उनके आकर्षण बल से मुक्त हो गया और इसकी सरफेस से बाहर निकलकर यहाँ पर आ गया। अगर आने वाले फोटोन की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इसका जो वेग है निकलने के बाद वो होगा 0। लेकिन अगर ऊर्जा का कुछ भाग बचा रह जाता है तो इसको एक निश्चित वेग v प्राप्त हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बची हुई ऊर्जा है वो इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। तो फोटोन की ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। और ये गतिज ऊर्जा जो सतह पर था पहले से इलेक्ट्रॉन उसके लिए गतिज ऊर्जा ये अधिकतम होगी। यह सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम होगी। तो अब हम केवल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। अतः पृष्ठ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए
फोटोन की ऊर्जा एच न्यू दो हिस्सों में टूट गई। एक तो कार्यफलन W प्लस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि इलेक्ट्रॉन का मास m हो और उसकी वेलोसिटी सरफेस वाले की v हो, तब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। मतलब ये क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या अधिकतम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये कहलाती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। यहाँ पर m जहाँ स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल v फोटो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने अपनी एक ये समीकरण दी जिसे हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। अब हम उसको देखेंगे किस प्रकार से। तो जैसे हम जानते हैं कि फोटो समीकरण के विभिन्न रूप निकालने के लिए विभिन्न क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में हमें अलग अलग रूप इसके यूज करने पड़ेंगे। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना तब तक नहीं होती जब तक कि आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक विशेष मान से कम होती है, और वो विशेष मान कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहलीय आवृत्ति। तो यदि आने वाली लाइट की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब दहलीय आवृत्ति, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य होता है। अतः समीकरण के अनुसार हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर h न्यू नॉट माइनस w। तो इससे
कार्यफलन W का मान आ गया, वर्क फंक्शन की वैल्यू W इज इक्वल टू h म्यू नॉट। तो हम कार्यफलन के लिए या वर्क फंक्शन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब W का ये मान हम प्रकाश वैद्युत समीकरण में रखेंगे तो उसकी फॉर्म हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस h म्यू नॉट। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव V नॉट हो तो जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ये कैथोड से एनोड तक जाने में V नॉट विभव के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाएगी, यानी हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये मान हम समीकरण आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण में भी रख सकते हैं। तो समीकरण में जब हम ये मान रखेंगे ये हो जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। तो इस प्रकार से आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को हम कार्यफलन, दहली आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में भी लिख सकते हैं, तो जिनका उपयोग हम आगे अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम थे उनको एक्सप्लेन करने में करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया प्रकाश ऊर्जा के लिए, और उसकी सहायता से अपना अजम्पशन देते हुए उसने एक मैथमेटिकल समीकरण स्थापित करी जिसे हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, और इस समीकरण की सहायता से उसने पांचों नियमों की व्याख्या सफलतापूर्वक की, जिससे उसके सिद्धांत की पुष्टि हुई। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।